हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेथ विल। डेथ विल मतलब मौत का कुआं। मौत का कुआं आप लोग देखे हैं? यस सर। कहाँ? मेला में? यस सर। है ना। तो उसमें जो गाड़ी चलाता है, क्या गौर किया, गाड़ी जो चलाता है फुल स्पीड में चलाता है या धीरे धीरे? फुल स्पीड में चलाता है। धीरे धीरे चलाने से रिस्क है, धीरे धीरे चलाने से दिक्कत है, लेकिन स्पीड में चलाने में कोई टेंशन नहीं है। स्पीड से चलाने में वो फुल सेफ है। उसके पीछे कारण क्या है? यहाँ देखिए इसका फोर्स डायग्राम। देखो होता क्या है कि जैसे आपका डेथ विल है, ठीक है, और ये बिल्कुल वर्टिकल है, कुआं है, तो वर्टिकल होना चाहिए। हालांकि प्रैक्टिकल तौर पर नहीं होता ये, लेकिन हम लोग को जो स्टडी करना है ये वर्टिकल कुआं पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी बाइक सवार है, ये गाड़ी चला रहा है, और एमजी किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगता है। और यहाँ पर सेंटर है, ये देखिए ये जो सर्कल है, तो इसका सेंटर कहाँ पर है? यहाँ है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा? बाहर, mv²/r। और नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? इधर। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ही प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किधर लगता है? प्लेन के परपेंडिकुलर। यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर। और mg इधर लगेगा, तो mg की वजह से गाड़ी गिर सकता है। इस वजह से इसको बचाने वाला इकलौता फोर्स होगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। बचाने वाला कौन फोर्स होगा? फ्रिक्शनल फोर्स होगा। फ्रिक्शन ही इसको बचाता है। तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा कि Fr और mg ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को बैलेंस करेगा। ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तब यहाँ पर देखो R किसके बराबर हो गया? mv²/r, जो कि आपका नॉर्मल रिएक्शन है या नॉर्मल फोर्स है। इन द बैलेंसिंग कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा? Fr किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। Fr किसके बराबर होगा? Fr ही बचाएगा ये mg को, ये बैलेंस कर लेगा और गाड़ी जो है सुरक्षित आपका चलता रहेगा। Fr के स्थान पर क्या हो जाएगा? μ×r =mg। और r के स्थान पर क्या लेंगे? mv²/r बराबर mg। तो mm खत्म हो गया, तो v² कितना हो जाएगा? rg/μ। तो v कितना हो जाएगा? √rg/μ। तो ये आपका वेलोसिटी के लिए आंसर हो गया। लेकिन इसमें कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपका वेलोसिटी का हो गया। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। फिर पूछा जा सकता है कि क्या टाइम पीरियड होगा ताकि वह सेफली गाड़ी चला सके। फिर पूछा जा सकता है कि क्या फ्रीक्वेंसी होगा गाड़ी का ताकि आराम से वह गाड़ी जो है डेथ विल में चला सके सेफली। ठीक है, तो ये तो वेलोसिटी हुआ। अगर इतना वेलोसिटी होगा तो गाड़ी को चलाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये मिनिमम वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी कैसा होगा? मिनिमम। और अगर इससे ज्यादा हो तो कष्ट की कोई बात नहीं है। इसलिए जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा वह उतना ही सेफ रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना सेफ रहेगा। ये वेलोसिटी कितना होना चाहिए? √rg/μ। आई बात समझ में? और म्यू अगर ज्यादा हो तो वेलोसिटी कम भी हो सकता है। म्यू का अगर मान ज्यादा हो तो वेलोसिटी कम भी हो सकता है, तो भी वह जो है सेफली चलाते रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आई बात समझ में? तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी निकल गया। अब देखिए अगर हमको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्या करना होगा? तो बेटे यही वाला इक्वेशन हम लोग ले लें, v² वाला। v² =rg/μ। तो ये बताओ कि v को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा r लिख सकते हैं। तो ओमेगा² r², rg/μ
तो आर कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? जी अपॉन म्यू आर। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो ओमेगा कितने के बराबर होगा? रूट अंडर जी अपॉन म्यू आर। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी निकला। क्या निकला ये क्या निकला? एंगुलर वेलोसिटी निकला। ये बात समझ में? अब जैसे देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहां पर आइए, फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा को क्या लिखोगे? 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं। और अगर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो फिर डायरेक्ट 2 पाई n कर दीजिएगा, है ना? अगर टाइम पीरियड निकालना है तब तो हम 2 पाई बाई टी करेंगे। और कितना हो जाएगा ये? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी और रूट अंडर कितना है? जी अपॉन म्यू आर। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? फिगर तो क्लियर है आपका? यस सर। तो अब यहाँ देखिए, फिर एक बार इसको लिख रहा हूँ, 2 पाई बाई टी इक्वल टू रूट अंडर जी अपॉन म्यू आर। तो टाइम पीरियड की बात अगर करें तो टी को इधर भेज दीजिए और 2 पाई रूट अंडर टी जैसे इधर आया कि इधर जाके पलट जाएगा, इधर जाके पलटेगा तो म्यू आर अपॉन जी हो जाएगा। ये टाइम पीरियड हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया? टाइम पीरियड हो गया। फिर अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे? फॉर फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड होता है, इसको पूरा पलट देना है। यहाँ पर ये 2 पाई है तो 1 बाई 2 पाई हो गया रूट अंडर जी अपॉन म्यू आर, है ना? तो ये किसके लिए हुआ? फ्रीक्वेंसी के लिए हुआ। तो देखिए इसमें कई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इवन जैसे मान लीजिए इसमें आपसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी पूछा जा सकता है। वेलोसिटी ही आपको दे दे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही पूछ ले, तो यहाँ से देखो, यहाँ म्यू को इधर कर देंगे, इस फॉर्मूला से आइए यहाँ देखिए म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर जी अपॉन वी स्क्वायर। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी ही दे दिया, ठीक है, बाकी आर दिया हुआ है आपके पास, है ना? तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास ये मिल गया। ये क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बोलिए ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये क्लियर है? अब जैसे देखो, अगर हम आपको आर दे दें, रेडियस दे दें आपको, अब इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एप्लीकेशन इसका, रेडियस दे दें 10 मीटर, 10 मीटर का रेडियस है, जी आपको 10 लेना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया 0.2 है, तो क्या वेलोसिटी होगा ताकि गाड़ी चला सके? वह वेलोसिटी का वैल्यू आपको बताना है। और नेचुरली ये मिनिमम वेलोसिटी की बात होगी। वेलोसिटी ज्यादा होगा तो उसमें कहीं कोई कष्ट वाली बात नहीं होगी। यह जो है मिनिमम वेलोसिटी का क्वेश्चन होगा, तो इसको बना सकते हैं कि नहीं हम लोग? क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला ले लें या ये ले लीजिए। v आपको निकालना है, v इक्वल टू क्या है आपके पास? रूट अंडर आर जी अपॉन म्यू। तो रूट अंडर आर 10 है, जी भी 10 आप ले सकते हो, म्यू का वैल्यू 0.2 है, पॉइंट हटाओगे 10 ऊपर जाएगा, 2 से कटाओगे 50, तो 50 और गुना 10 कितना हो गया? देखिए रूट अंडर 500 आ गया ना जी? रूट अंडर 500 तो कितना मीटर पर सेकंड हो गया लगभग? ये 22.2 22.2 या 3 लगभग इतना आ रहा होगा। तो इतना मीटर पर सेकंड से अगर गाड़ी चलाए तो फिर उसको कोई कष्ट वाली बात नहीं है। 22 मीटर पर सेकंड से चलाता है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? बोलो क्लियर हुआ या नहीं? यह वेलोसिटी हुआ। इसी तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है आपको इस टाइप में
टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसको लिखिए, फिर हम अगले टाइप के क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब आइए सर्कुलर मोशन का टाइप 10 कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। ये आपका ऑलमोस्ट लास्ट टाइप है। इसके बाद हम इस पर मिक्स्ड क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये आपका टाइप 10 और 10 में बस, और फिर इसके बाद भी क्वेश्चन की बात होगी, लेकिन वो मिक्स्ड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इतना में आ जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए। यह जो टाइप है यह भी इंपॉर्टेंट टाइप है, इनडायरेक्टली आपका प्रॉब्लम ही है। इसमें आपका क्वेश्चन ये बनता है कि फ्रॉम व्हाट हाइट बॉडी शुड रिलीज्ड फॉर कंप्लीट द सर्किल या कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल। देखिए क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए यह जो है एक स्मूथ ट्रैक है, ये ऐसे गया और यहाँ पर ये कंप्लीट ये सर्कुलर हो गया। स्मूथ ट्रैक है, यहाँ से बॉडी को रिलीज किया गया और ट्रैक कैसा है, ये आकर के यहाँ पर ये कंप्लीट ऐसे वर्टिकल सर्किल ये बना लिया। आई बात समझ में? कंप्लीट क्या किया, ये वर्टिकल सर्किल बना लिया, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रैक चदरा कैसे बना लीजिए, ऐसे करके यहाँ पर आकर के मुड़ गया। तो यहाँ से जब हम बॉडी को गिराएंगे और ये स्मूथ ट्रैक है तो क्या होगा, ये कंप्लीट वर्टिकल सर्किल को पूरा कर लेगा। और ये हमेशा करेगा, ये जरूरी नहीं हो सकता यहाँ से गिराइए तो यहाँ आकर के रुक भी जाए। तो डिपेंड करता है कि आप कितने हाइट से उसको गिराते हैं, उसके अनुसार वो वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा। और इसमें फ्रिक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फ्रिक्शन इसमें नहीं रहेगा। ये स्मूथ ट्रैक है, ठीक है, ये स्मूथ ट्रैक है और यहाँ से इसको रिलीज किया गया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसका आप डायरेक्ट आंसर याद रखिए कि H जो कितना होना चाहिए, 5r/2 के बराबर होना चाहिए। H मतलब हाइट है आपका, ये कितने हाइट से रिलीज किया जाए, ये 5r/2। r क्या यहाँ पर रेडियस है, तो रेडियस का 2.5 गुना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेडियस का 2.5 गुना होना चाहिए। पहले तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट याद रखना है ना। अढ़ैया वाला नियम लगाना इसमें, है ना, समझ लेना। 2.5 गुना होना चाहिए, रेडियस का 2.5 गुना होना चाहिए। रेडियस अगर 10 मीटर होगा तो हाइट कितना होना चाहिए, 25 मीटर होना चाहिए। रेडियस 20 मीटर होगा तो हाइट कितना होना चाहिए, 20 मीटर। अगर रेडियस है तो हाइट कितना होना चाहिए, 20 मीटर का रेडियस है तो कितने हाइट से गिराना होगा, 20 का 2.5 गुना 50 मीटर, है ना। 50 मीटर की हाइट से गिराएंगे तो रेडियस का 2.5 गुना हाइट होना चाहिए, 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना होना चाहिए। तो फिर जो है वो कंप्लीट चक्कर लगा लेगा। ये तो डायरेक्ट बात हुई याद रखने की, लेकिन अब ये बनेगा कैसे इसको समझिए। तो यहाँ पर कंसेप्ट इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का है। कंसेप्ट क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन का है। ये मान लीजिए पॉइंट ए, ये मान लीजिए पॉइंट बी और ये मान लीजिए पॉइंट डी। इसमें आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। अच्छा ये बताओ, कंप्लीट सर्किल के लिए, कंप्लीट सर्किल करने के लिए यहाँ पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ये बताए थे। वेलोसिटी कितना होना चाहिए, कंप्लीट सर्किल बॉडी को अगर करना है तो यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √r(g) होना चाहिए, √r(g). अगर कंप्लीट सर्किल करना है तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होना चाहिए √r(g) होना चाहिए। अब ये बताओ यहाँ पर वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √5r(g) या 5g, बात एक ही है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए आप ए और बी पर। ए और बी पर लगाने से भी होगा और ए और डी पर लगाने से भी होगा। तो बोलो हम कहाँ लगा दें, ए और बी पर लगाने से भी होगा, ए और डी पर लगाने से भी होगा। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है तो चलिए हम लगा देते हैं ए और बी पर। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पर लगाना। तो अब ये देखिए, एक तरफ ए लिखिए, एक तरफ बी। ये बोलो साहब, ए पर कौन कौन सी एनर्जी है,
पोटेंशियल। ए पर कौन कौन सी एनर्जी है? सिर्फ पोटेंशियल। काइनेटिक है क्या? रिलीज्ड है, तो इसलिए काइनेटिक तो होगा नहीं, वेलोसिटी 0 है। तो ए पर पोटेंशियल है। बोलो साहब, बी पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। बी पर कौन कौन सा एनर्जी है? बी पर पोटेंशियल प्लस बी काइनेटिक। पर सिर्फ काइनेटिक होगा। पोटेंशियल इस पर क्यों होगा? पोटेंशियल तो नहीं होगा, इसलिए कि ये तो लोएस्ट पॉइंट है। लोएस्ट पॉइंट कंसीडर्ड एज ग्राउंड। लोएस्ट पॉइंट कंसीडर्ड एज, इस पर सिर्फ काइनेटिक होगा। बी पर जो है सिर्फ काइनेटिक होगा। तो यहाँ देखिए, ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh हो गया। और बी पर काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ m vb स्क्वायर। और vb स्क्वायर हमें पता है कितना होना चाहिए? vb स्क्वायर तो √5gr का स्क्वायर, तो ये 5gr ही होगा नहीं? तो हाफ m 5gr। और यहाँ पर कितना हो गया? mgh। mm कट गया, gb कट गया। देख लीजिए, अब आंसर आपके हाथ में है। h = 5r/2। ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आई बात समझ में? तो h कितने के बराबर हो गया? 5r/2। एक तो इसका ये तरीका हुआ, और दूसरा तरीका है कि A और D पर भी एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। बात एक ही है, तो इस पर भी हम लगा के आपको दिखा देते हैं। A और D पर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एट पॉइंट A एंड D, एक तरफ A दूसरे तरफ D। बोलो साहब, A पर कौन कौन सी एनर्जी होगी? A पर तो खाली पोटेंशियल होगा, इसलिए कि बॉडी यहाँ पर रिलीज किया गया है। रिलीज है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। आई बात समझ में? काइनेटिक एनर्जी होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, D पर जो है, D पॉइंट पर काइनेटिक भी होगा, और पोटेंशियल भी होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, A पर पोटेंशियल mgh, D पर काइनेटिक हाफ m, और v स्क्वायर कितना हो जाएगा? rg के बराबर होगा। rg और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mg। और हाइट ग्राउंड है, तो ग्राउंड से हाइट कितना लेंगे हम? रेडियस का दोगुना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। 2r होगा ना? बिल्कुल ठीक बात है, ये 2r हो जाएगा। और जो कटे कटाइए mgh, और यहाँ कितना हो जाएगा जी? mg r/2 प्लस 2 mgr, यही ना? mg तो सब में हट गया ना? h इक्वल टू कितना हो जाएगा? r/2 प्लस 2r। तो देख लीजिए, r/2 प्लस 2r कितना हो गया? 5r/2। ये बात साबित हो गया कि नहीं? तो पहले तो इसको डायरेक्ट भी याद रखना है कि 2.5 गुना होना चाहिए। अढ़ैया वाला नियम लगा देना इसमें डायरेक्ट। रेडियस का 2.5 गुना हाइट होना चाहिए। रेडियस का 2.5 गुना हाइट होना चाहिए। रेडियस अगर 10 मीटर हो तो इसको गिराना होगा 25 मीटर से, है ना? रेडियस अगर 40 मीटर हो, तो हाइट कितना होगा? 100 मीटर होगा। आंसर ये हो गया डायरेक्ट। आई बात समझ में? रेडियस अगर 50 मीटर हो तो हाइट कितना होगा? 125 मीटर का हाइट होगा। ये डायरेक्ट आंसर निकल गया। तो ये अगर आपको पता है तो फिर क्या इसको बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और बनाने में भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप आराम से बना सकते हैं। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करना। अब आइए सर्कुलर मोशन पर कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्या करें क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस कितना है? 600 मीटर है। रेडियस कितना है? 600 मीटर है। इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो इंक्रीज कर रहा है
स्पीड के बढ़ने का जो रेट है ये आपका 8 मीटर पर सेकेंड है। तो कहने का मतलब स्पीड के बढ़ने का रेट, दिस इज योर dv by dt, दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये आपको दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड इज 60 मीटर पर सेकेंड। जब इसका स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड है उस समय आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो मतलब एक्सेलरेशन निकालना है, और एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला आपके पास होता है? एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला है? रूट अंडर AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, मतलब रेडियल का स्क्वायर, रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। तो AR कितना होता है? V स्क्वायर अपॉन R, इसका होल स्क्वायर, और AT कितना होता है? AT जो है दैट इज dv अपॉन dt, इसका होल स्क्वायर। और ये कैसा एक्सेलरेशन है? रिजल्टेंट। तो इसमें जो पूछ रहा है ये कैसा एक्सेलरेशन पूछ रहा है? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना। और ऐसे भी आपको नहीं कुछ बोले तो मतलब रिजल्टेंट ही हुआ, रिजल्टेंट आपको बताना है। अगर टेंजेंशियल नहीं है तब तो फिर रेडियल ही होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों का स्कोप है। इसमें सर्कुलर पाथ है तो रेडियल तो होना ही है, और ये देख रहे हैं कि टेंजेंशियल वाली बात है इसमें, तो रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर v स्क्वायर अपॉन r, और वेलोसिटी कितना लेना है? 60 मीटर पर सेकेंड। तो 60 इंटू 60 v स्क्वायर, नीचे r, रेडियस कितना? रेडियस कितना दिया हुआ है? 600, और इसका होल स्क्वायर प्लस dv बटे dt कितना? 8 है, 8 का होल स्क्वायर। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये पॉइंट ऑफ मिस्टेक है, इसको ध्यान में रखना है। स्पीड के बढ़ने का रेट दिया हुआ है, स्पीड के बढ़ने का रेट मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। और स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो वैसे स्थिति में वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो ये सर्कुलर मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म है तो दोनों तरह का एक्सेलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो दोनों तरह का एक्सेलरेशन होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वाला फार्मूला लगेगा। और अब इसको क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। तो ये कितना होगा? देखो ये खत्म हो गया, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर 64, और रूट अंडर 100 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकला। दिस इज योर आंसर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये आपका 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 88 64, ये 100 हो गया ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका एक्सेलरेशन निकला। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ये आपका एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन कैसा हुआ? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। बात समझे कि नहीं? हेडलाइन अगेन, इसमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आपको निकालना है, और रिजल्टेंट का स्कोप बनेगा इसलिए कि यहाँ पर टेंजेंशियल भी दिया हुआ है। टेंजेंशियल कैसे दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके पास है। स्पीड बढ़ रहा है इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके पास है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला ले लिया और इसमें पुट कर दिया, तो आपको आंसर मिल गया। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? नो सर। तो फिर इसको लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? A car goes on horizontal circular road of radius r। कोई भी कार जो सर्कुलर रोड पर मूव कर रही है, सर्कल बना रहा है, ठीक है ना, गोलंबर के चारों तरफ। स्पीड इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ dv बटे dt इक्वल टू अल्फा। तो ये कैसा एक्सेलरेशन है बताओ? तो अल्फा जो है dv अपॉन dt, ये कैसा एक्सेलरेशन है? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन रोड एंड टायर
इज म्यू। तो इसमें सर्कुलर और फ्रिक्शन दोनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर और फ्रिक्शन दोनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट है। तो फाइंड द स्पीड एट विच कार विल स्किड, किस स्पीड पर जो है कार स्किड कर जाएगा, फेंका जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये कहिए कि किस स्पीड तक वो अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकता है, किस स्पीड के बाद वो फेंका जाएगा, स्किड कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यह कोई भी कार है जो इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अब आपके पास दो एक्सेलरेशन है। एक तो आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, आपका इधर पिटल भी ले सकते हैं, पिटल लेंगे तो इधर होगा, इधर वाला डायग्राम भी आप बना सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, तो इधर लीजिएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट लेना होगा, दोनों ही डायग्राम आप ले सकते हैं। ठीक है, पिटल वाला भी और फ्यूगल वाला भी। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो है जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर इधर लग रहा है, तो यहाँ पर जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये फ्यूगल के लिए v²/r हो गया। और अगर यहाँ पर हम बात करें पिटल की, हालांकि रियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल ही है, तो इधर के तरफ जो कार का एक्सेलरेशन होगा ar, दैट इज v²/r। और टेंजेंशियल कितना है साहब, टेंजेंशियल कितना है at, दैट इज अल्फा, दैट इज dv/dt। तो अब इस दोनों का रिजल्टेंट, इस दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। yes, sir। इस दोनों का रिजल्टेंट जो है ये इधर आएगा। तो रिजल्टेंट जो होगा एक्सेलरेशन ar, ये कितने के बराबर होगा, रूट अंडर, बोलिए अल्फा ar का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर, यही ना लेते हैं। yes, तो क्या लेंगे साहब, देखिए तो ar कितना v²/r v²/r का होल स्क्वायर, और at कितना के बराबर है, अल्फा के स्क्वायर के बराबर कर दें, तो ये आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में इसको बैलेंस करने वाला कौन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसको बैलेंस करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दीजिए, और इधर लगाएंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगा दीजिए। आई बात समझ में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर लगा दीजिए, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। ये एक्सेलरेशन है, लेकिन जब फोर्स की बात करेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसको बैलेंस कौन करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस करेगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो फिजिक्स इसमें यही है कि इसमें जो फोर्स लगेगा m इंटू ar, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, इसको बैलेंस करने वाला कौन होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो ये बैलेंस करा देना है, और इसमें निकालना क्या है, टारगेट क्या है, स्पीड का, जिस पर कि ये स्किड कर जाएगा। क्वेश्चन तो समझ गए आप लोग। देयरफॉर इन द बैलेंसिंग कंडीशन, इन द बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगा, बोलो तो साहब, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू ar। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इनटू r, r के स्थान पर क्या दे देंगे, mg दे देंगे, म्यू इनटू r के स्थान पर क्या हो जाएगा, mg। फिर मास और एक्सेलरेशन रिजल्टेंट कितना आपके पास है, देखिए v²/r का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, ठीक बात है। जो कटे अब कटाइए, निकालना क्या है, तो ऐसा करते हैं, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर हो गया, v²/r का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए एक बार, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, और ये जो हो जाएगा आपका v4 नीचे r स्क्वायर, यही ना होगा, प्लस अल्फा स्क्वायर। तो v4/r स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो v4 इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और r स्क्वायर आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें v की बात करेंगे तो पावर आपका 1/4 होगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा का होल स्क्वायर r स्क्वायर, और पावर जो होगा ये 1/4 आ जाएगा।
तो ये वेलोसिटी होना चाहिए। इस वेलोसिटी के बाद गाड़ी क्या होगा, स्किड कर जाएगा। आई बात समझ में? देख लीजिए एक बार यहां से कैलकुलेशन, एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर, आर के स्थान पर यहाँ एम जी होगा, इसलिए कि हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है लेकिन इंक्लाइंड नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ एम जी के बराबर ही होगा। एम एक्सलेशन के स्थान पर वी स्क्वायर अपन आर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, स्क्वायरिंग किया म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, यहाँ पर रूट हट गया आपका, तो ये क्या हो गया आपका वी स्क्वायर अपन आर का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो वी फोर अपन आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, इसको इधर किया बाकी इसको इधर किया, तो ये आपका ये यहीं पर आने दिया, इसी को इधर कर दिया, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये वी फोर इक्वल टू आर स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो वी इक्वल टू यहाँ पर 1/4 पावर हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो चलिए ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू। हमारे चैनल इनोवेशन एकेडमी, इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।